गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वही चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और हम लोग इसका थर्ड पार्ट आज स्टार्ट करेंगे। टू पार्ट मैंने पढ़ाया था, मतलब पढ़ाया था खुद को, और ये थर्ड पार्ट भी पढ़ा रहा हूँ। इसमें कुछ कुछ मीनिंग्स को जो हिंदी बेसिक होता है अगर भूल गए होगे या फिर इसीलिए मैं हेल्प करने के लिए खुद के लिए रख दिया हूँ। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे, और रिवीजन भी हम लोग पिछले क्लास में किए थे जो पढ़े थे पहले वाले में का। तो इसका स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक्स होता क्या था? तो जिसका न्यूक्लियर रीजन अच्छे से डिफाइन नहीं होगा, और उसी को हम लोग क्या कहते थे ऐसे सिंपली, प्रोकैरियोटिक, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं होगा, तो इसको बोल देंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। कैसा? तो प्रोकैरियोटिक। और हम लोग ड्रा सॉरी सॉरी ड्रा कैसा कलर है? रेड। हाईलाइट में कैसा? हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से करते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी होता था। कैरियोटिक्स मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जो स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी न्यूक्लियस जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ऑर्गेनिज्म विथ cells having a nuclear membrane are called यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स किसको कहते थे? जैसा जो ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंप्लीटली हो रहता है, उसे क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? यूकैरियोट्स। ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है। Prokaryotic cells, अच्छा nuclear membrane. Prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasmic organelles। मतलब बोल रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स होता था, उसमें क्या होता था? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता था, इसीलिए हम लोग उसको प्रोकैरियोटिक मतलब नाम दे रखा गया था। और उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता था, उसे न्यूक्लियोइड बोलते थे। और यही बता रहा है जो प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है अच्छे से, तो उसमें साइटोप्लाज्मिक जो मतलब और कुछ मतलब ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका भी उसमें क्या होता है? कमी होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में मान लेते हैं कि 6 ऑर्गेनेल्स है, तो प्रोकैरियोटिक में 3 ही हैं, ये 2 ही है। ठीक है, अच्छे से मतलब उसमें ऑर्गेनेल्स की कमी होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक्स में कंपेयर टू यूकैरियोटिक cells में। Many of the ear functions of such organelles also performed by poorly organized parts of cytoplasm। See figure 5.2, पीछे होगा 5.2.4। ठीक है, यहाँ पे बताया गया क्या? Many of the functions of such organelles, मतलब कि जिस इस तरह का जो ऑर्गेनेल्स होते थे वो मतलब बहुत पुअर परफॉर्मेंस करते थे, मतलब पुअर ऑर्गेनाइज, मतलब अच्छे से नहीं होते थे साइटोप्लाज्म में। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? मतलब क्लोरोफिल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, वो एसोसिएट्स करते हैं किसके साथ? तो मेम्ब्रस वेसिकल्स के साथ। वेसिकल्स का मतलब ही होता है कि जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, बट नॉट विद द प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक्स। बट प्लास्टिड्स के साथ नहीं होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। फिर से इसमें बोला गया द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ द मेम्ब्रस वेसिकल्स। जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का, वो मेम्ब्रस वेसिकल्स के साथ होता है, लेकिन विथ नॉट प्लास्टिड एज इन, बट प्लास्टिड के साथ नहीं होता है। किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में।
ये हम लोग का प्रोक्रियोटिक सेल्स, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें जो एसिड्स प्रेजेंट होता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, न्यूक्लियोइड बोलते थे। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता था। तो ये इसमें देखो प्रोक्रियोटिक में हम लोग को क्या मिल रहा है, राइबोसोम मिल रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में एक शील्ड की तरह होता है सेल वॉल। राइबोसोम्स के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोइड को भी हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियोइड किसे कहते थे। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड था। दिस इज न्यूक्लियोइड के अंडर डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म। कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म। व्हेन वी टुक एट द टेम्पोररी माउंट्स ऑफ onion peel as well as human cheek cells, we can see a large regions of each cells enclosed by a cell membrane। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी हम लोग अगर देखते हैं किसके मतलब जो प्याज अगर लेते हैं तो उसका बाहर का जो छिलका लेते हैं, या फिर कोई ह्यूमन चिक सेल्स जैसे हम लोग का माउथ में से कोई भी चिक सेल्स उसमें से निकालते हैं मतलब टेस्टिंग के लिए। तो उन लोग का जो सेल्स होता है आपस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में इनक्लोजेड होता है, मतलब उसके चारों ओर क्या होता है, सराउंडेड होता है। इनक्लोजेड का मतलब होता है सराउंडेड और क्लोज्ड ऑफ ऑन साइड, मतलब चारों तरफ से क्या होता है, बंद की तरह। बाय द सेल मेम्ब्रेन, किससे मतलब बंद रहता है वो, सेल मेम्ब्रेन से। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना, कोई भी सेल होता था सबसे आउटर में एक सेल वॉल है, वो जनरली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता था। और उसके अंदर में क्या होता था, सेल मेम्ब्रेन। तो वही बता रहा है कि जो हम लोग अभी प्याज ये सब लिए थे या फिर हम लोग का ह्यूमन चिक से लिए थे, तो बाहर से जो कवर्ड होता है वो क्या किससे कवर होता था, सेल मेम्ब्रेन से कवर होता था। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, मतलब ये जो रीजन होता है वो मतलब बहुत कम जगह लेता है। दाग, स्टेन मतलब ऐसे दाग भी होता है, ठीक है। तो मतलब बहुत कम स्पेस ले रहा है। इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अच्छा, जो इस रीजन्स के बीच में होता है ना, जैसे कोई भी ऑर्गेनेल्स ये सब है, ऑर्गेनेल्स मतलब उसके बीच का जगह, और सबसे बाहर में, तो उन सब के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये इम्पोर्टेंट होगा। The cytoplasm is a fluid contained inside the plasma membrane. It contains many cell organelles. Each cell organelles performs each cell organelles performs specific functions. Each मतलब समझ में आया। मतलब जैसे कोई भी हम लोग अगर सेल बनाते हैं और बीच में ये न्यूक्लियस होता है, ये बाहर में हम लोग इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर इसके ऊपर सेल वॉल भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर में जो ये प्रेजेंट होता है ये सब, तो ये जो फ्लूइड अगर इसके प्रेजेंट है, ये सब ऑर्गेनल्स होगा मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। जो कि किसके किसके बीच में मतलब होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, उसके अंदर में जो भी है न्यूक्लियस, राइबोसोम, सारा चीज, मतलब ये सब जो उसको छोड़ ऑर्गेनेल्स को छोड़ करके जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म हो गया। और सारे ऑर्गेनेल्स है जो कोई भी अपना स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सेल्स, सेल ऑर्गेनेल आर इनक्लोजेड बाय द मेम्ब्रेन। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते थे वो मेम्ब्रेन के द्वारा क्लोज्ड किए जाते हैं, मतलब क्लोज्ड में रहते थे बाहर में से मेम्ब्रेन से। इन प्रोकैरियोटिक्स बिसाइड्स द एब्सेंस, बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के बगल में। इन प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स में होता है बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता था, न्यूक्लियर रीजन अच्छे से डिफाइंड नहीं है, तो इसके बावजूद द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट। इसके बावजूद जो इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जैसे जो उसका सीमा होता था सेल ऑर्गेनेल्स का, वो भी एब्सेंट होता है। मतलब कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर रीजन तो एब्सेंट है ही, उसके साथ मेम्ब्रेन बाउंड भी है सेल ऑर्गेनेल्स का, वो भी एब्सेंट है। On the other hand, eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles.
मतलब क्या इसमें बताया गया कि यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होगा ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स भी होगा। ठीक है। और इसमें क्या बताया गया, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, इलस्ट्रेटेड मतलब स्पष्ट या उदाहरण। The significance of membranes can be illustrated with an example of viruses। मतलब जो मेम्ब्रेन्स का महत्व है उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझेंगे, वायरस के एग्जाम्पल से समझेंगे। वायरसेस लैक viruses lack any membranes and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply। यहाँ पे बोल रहा है कि वायरसेस होता है वो लैक करता है किससे, तो एनी मेम्ब्रेन से। Hence do not show characteristics of life, इसीलिए वो क्या करता है, लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करता है। until they enter a living body, जब तक वो कोई लिविंग बॉडी में इंटर ना कर दे तब तक वो क्या करता है, नॉन लिविंग की तरह ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। एंड यूज इट मशीनरी टू मल्टीप्लाई, और जो लिविंग बॉडी में जाते ही उसको मशीनरी की तरह, मतलब उसमें अपना मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे। क्वेश्चन आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग इलस्ट्रेटेड डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। इसमें हम लोग को बताना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में क्या मतलब अंतर है हम लोग को। ठीक है। फर्स्ट में प्रोकैरियोटिक सेल्स है और यूकैरियोटिक सेल्स हो गया। तो प्रोकैरियोटिक्स में क्या बोला है कि साइज जनरली स्मॉल, मतलब इसका साइज होता है जो स्मॉल होता है किसके कंपेयर में, यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में। ठीक है। और बताया है कि इसका साइज कितना होगा, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक है। ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, इसका साइज कितना है, 5 से लेकर के 10 है। कितना है, 5 से लेकर के 10। ठीक है। क्या 5 से 10 है, 5 से 100 माइक्रोमीटर, 5 से 100 माइक्रोमीटर। अच्छा, 1 माइक्रोमीटर का वैल्यू दिया है कितना, कि 1 कितना है, लिख दें। ये क्या लिखा, 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 मीटर, क्या होगा, 10 के पावर -6 मीटर। नेक्स्ट में लिखा है क्या कि न्यूक्लियर रीजन, यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियर रीजन, और फिल इन द ब्लैंक्स है। तो न्यूक्लियर रीजन में क्या होता था, इसका न्यूक्लियर रीजन क्या होता था, अच्छे से डिफाइंड नहीं होता था। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या होगा इसमें, तो इसको हम लोग यहाँ से लिख देते हैं। रुक जाओ। इसका न्यूक्लियर रीजन क्या होगा, न्यूक्लियर रीजन के बाद यहाँ से लिख देंगे कि ये न्यूक्लियर रीजन इसमें क्या होगा, पुअरली डिफाइंड होता था। कैसा होता था, पुअरली डिफाइंड। क्यों डिफाइंड होता था, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता था इसमें क्या होता था, एब्सेंस होता, बिकॉज ऑफ एब्सेंस। किसका होता है एब्सेंस, न्यूक्लियर, अच्छे से नहीं लिखा है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वाह व्हाट ए गंदा राइटिंग, अभी ज्यादा गंदा। ये लो। बिकॉज न्यूक्लियर इज अ वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें बोला है कि न्यूक्लियर रीजन होता था और उसके चारों ओर क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता था। बट इसमें न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है बट एब्सेंट नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत होता है, बट इसका जो एब्सेंस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण। ठीक है। पुअरली डिफाइंड क्यों होता था, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एब्सेंस होता था। अच्छा, जो आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते थे, तो इसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड।
न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। क्रोमोसोम सिंगल्स होते थे, मोर देन वन क्रोमोसोम हो गया। मेंबर्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट्स, इसमें क्या होता था, मेंबर बाउंड सेल एब्सेंट होता था, इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। मेंबर बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे इसमें क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता था, तो इसमें हो गया, मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें प्लास्टिड्स भी होता था, प्लास्टिड्स। और इसमें क्या होता था, यही सब मतलब प्रेजेंट होता था। ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते, जैसे माइक्रोबियल ETC कर देंगे। अब हम लोग का आ गया सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। Every cell has a membrane around it to keep its own content separated. हाँ सेपरेट, अच्छे से नहीं पढ़ रहे। सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ने वाले, एवरी सेल हैज ए मेम्ब्रेन अराउंड इट, मतलब बोला गया है कि सारे सेल्स हैं उसका मेम्ब्रेन होता है इसके चारों ओर। इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसका जो कंटेंट्स होता था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या होता है, अलग हो जाता है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम, large and complex cells including cells from multicellular organisms। यहाँ पे क्या बताया गया है कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स होता है इंक्लूडिंग सेल्स एंड मल्टीसेलुलर। यहाँ पे जैसे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स, बड़ा हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, इंक्लूडिंग सेल्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सिंगल सेलुलर का बात हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात हो, उनको किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, नीड्स अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट दियर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। उन लोग को बहुत सारा केमिकल एक्टिविटी का सपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा उसको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शंस के लिए। To keep this activity of different kinds separated from each other, these cells use membrane-bound little structure or organelles within themselves। तो केमिकल एक्टिविटी ये सब को सपोर्ट करने के लिए ये सभी क्या यूज करते हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स सपोर्ट करते हैं या फिर ऑर्गेनेल्स अपने साथ। ठीक है। इस उसमें जो होता है ना सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब क्या करता था, ये सब अलग अलग केमिकल एक्टिविटी करता था। तो वही बताया गया है कि ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है, केमिकल एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है। This is the one this is the one features of eukaryotic cells that distinguish from the prokaryotic cells। ये मतलब उस मतलब फीचर्स में से एक है क्या कि यूकेरियोटिक सेल्स है जो अलग है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। क्योंकि यूकेरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स है वो अलग अलग केमिकल एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए और उनका स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए। बट यूकेरियोटिक से प्रोकैरियोटिक सेल्स में मतलब ऑर्गेनेल्स अच्छे से नहीं होने के कारण वो अलग अलग केमिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं सिंपली। Some of these organelles are visible only with the electron microscope। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सपोर्ट से ही मतलब उसके कुछ ऑर्गेनेल्स को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन ए प्रीवियस सेक्शन। हम लोग प्रीवियस सेक्शंस में न्यूक्लियस के बारे में पहले पढ़ चुके थे। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच विल बी डिस्कस नाउ आर, जैसे हम लोग अभी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो सब कौन कौन है, जैसे कौन कौन सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो जैसे पहला हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। They are important because they are carry out some crucial functions in cells। ये सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट
मतलब क्रूशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण। अरे इधर हिंदी नहीं किए हैं। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी क्या देखे थे कि ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो क्या है। ये केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, मतलब बेसिक फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए किया जाता है सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा। समझे हम लोग। और अब सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत सारे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सभी जैसे इंपॉर्टेंट्स और भी बहुत हुए होंगे, बट हम लोग इतना कहोगे पहले देखेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता था, ये हम लोग का है क्या। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a large network of membrane bound tubes and sheets। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है, ये लार्ज नेटवर्क है। क्या है भाई, ये लार्ज नेटवर्क है। और मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स and seeds, membrane bound tubes and seeds है। It looks like long tubules or round or oblong bags vesicles। मतलब ये कैसा दिखता है, तो ये थोड़ा सा लंबा राउंड जैसे सिलिंड्रिकल शेप जैसा ये बैग रहता है। ठीक है। वेसिकल्स मतलब बैग होता है, मतलब खाली, जिसमें हम लोग मान लेते हैं एयर भरा हो या फिर कुछ लिक्विड भरा हो। वेसिकल्स मतलब वही होता है कि ऐसा थैला जिसमें पानी या फिर कोई गैसियस फॉर्म भरा हो। तो थोड़ा सा सिलिंड्रिकल शेप में होगा, लंबा होगा नलिया। फोटो में भी देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख सकते हो। देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक स्मूथ भी होगा। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो, और ये वाला पार्ट हो गया। The endoplasmic reticular membrane is similar in structure to the plasma membrane। The endoplasmic membrane है, the endoplasmic reticular membrane है, वो उसका स्ट्रक्चर सिमिलर है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। There are two types of, उन लोग का स्ट्रक्चर सिमिलर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इन लोग का स्ट्रक्चर सेम है। मेम्ब्रेन का बात हो रहा है। ठीक है। दीज आर टू टाइप्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह के होते हैं, एक रफ हो गया, एक स्मूथ हो गया। ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks rough under a microscope because it has a particles called ribosomes attached to its surface। देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हम लोग को दिखेगा, कब दिखेगा, तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब। और क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि राइबोसोम्स है, वो इसके सरफेस पे अटैच्ड होता है। मान लेते हैं कि इस तरह का हम लोग का अगर क्या है, इस तरह का अगर है तो इसके ऊपर में इस तरह से ऐसे ऐसे अगर राइबोसोम्स इसमें अटैच्ड है, तो इस वजह से ये क्या होगा ना, रफिंग दिखेगा, इस तरह का रफ दिखेगा। ठीक है। The ribosomes which are present in all active cells are the site of protein manufacture। यहाँ पे क्या बोला है, द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स। जो राइबोसोम्स है जो सभी एक्टिव सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। ऑल द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, तो सिंपली राइबोसोम्स को हम लोग किस लिए जानते हैं, तो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। प्रोटीन मैन्युफैक्चर कौन, तो राइबोसोम्स। कौन जी, तो राइबोसोम्स। The manufactured protein are sent to various places in cells depending on needs। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स है जो निर्माण किया गया, उसको हम लोग अलग अलग जगह पे भेजते हैं।
डिपेंडेंट मतलब किस सेल्स को कितना मतलब क्या ज़रूरत है। यूजिंग द ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके मतलब यूज करके हम लोग प्रोटीन्स को भेजते हैं, है ना? यहाँ पे सेंट हो गया, किसके द्वारा? यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर प्रोटीन को सेंट किए कहाँ? तो वेरियस प्लेसेस में। द स्मूथ द स्मूथ द स्मूथ endoplasmic helps reticulum helps in the manufactures of fat molecules or lipids important for all cell functions। उसमें रफ वाले में प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर हो रहा था, द स्मूथ वाले में फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड्स का निर्माण किया जा रहा है, और जो कि इम्पोर्टेंट होता है सेल फंक्शंस के लिए। सम ऑफ these प्रोटीन्स और लिपिड्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, और इसमें से जैसे कुछ फैट्स और लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं, ये सब क्या करते हैं? हेल्प्स किस चीज़ को करते हैं? तो मेम्ब्रेन ये सब को बनाने के लिए यूजेबल होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोजेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोजेसिस, बायोजीनेसिस। Proteins and proteins and lipids helps in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenosis. इसको बोलेंगे some other proteins and lipids functions as enzymes and hormones। कुछ अदर्स जो लिपिड्स ये सब हो गए, प्रोटीन्स ये सब हो गए, ये इंजाइम्स की तरह मतलब या हार्मोन्स की तरह यूजेबल होते हैं। कहने का मतलब क्या, ये एक तरह का कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है एंजाइम्स की, जैसे कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें सहायता की तरह यूज किया जाता है एंजाइम्स ये सब। Some other proteins and lipid functions as enzymes and hormone. Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in a different cells, it always forms a network system। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत ग्रेटली अपीयरेंस करता है अलग अलग डिफरेंट सेल्स, मतलब आता है जो इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, ये हमेशा क्या करता है? नेटवर्क सिस्टम को फॉर्म करता है। गोल्गी एपरेटस इस तरह का दिख रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रोइड, लाइसोसोम्स। देखो जूम करके भी देख लेते हैं। ये हम लोग एनिमल सेल को देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सबसे आउटर होता है, सेल वॉल के अंदर हो गया, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेंट्रियोल्स इस तरह का शेप में है, ठीक है। लाइसोसोम्स ये है शेप में। राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स था वो गोल जैसा दिख रहा है। राइबोसोम्स वो देखो रफ कर देता था जो, तो देखो ये है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। माइटोकॉन्ड्रिया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो यही सब के ऊपर में राइबोसोम्स होता है, इसी वजह से ये रफ जैसा दिख रहा है। उसके बाद क्या है? साइटोप्लाज्म, आ जाओ। साइटोप्लाज्म
ये जो लिक्विड प्रेजेंट होता है हम लोग का किसके किसके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये बाहर में हम लोग का सेल वॉल है। न्यूक्लियस देखो किस तरह का दिखता है, जो ये हम लोग का न्यूक्लियस है। बीच वाला पार्ट उसको जो कोई काट करके अंदर में दिखा रहा है। न्यूक्लियर इन्वेलप है ये, ढका हुआ जो न्यूक्लियस को, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोल दिया। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम लोग का शेप में दिख रहा है जो। चलो ठीक है, गोल्गी अपरेटस देख लेते हैं फिर। ये जो हम लोग का शेप में दिख रहा है, ये हम लोग का क्या है, गोल्गी अपरेटस है। क्या है, गोल्गी अपरेटस। Thus, one functions of endoplasmic reticulum is to serve as a channel of transport of materials। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए हम लोग किस, मतलब इसका सबसे मेन फंक्शन, वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेट करता था, जैसे स्पेशली प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, या फिर हम लोग फैट्स और लिपिड्स ये सब भी देख रहे थे। तो बट यहाँ पे बताया गया है कि इसका मेन फंक्शंस क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ट्रांसपोर्ट का प्रोटीन ये सब को। कहाँ, तो बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और द बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो रीजन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म जो कि लिक्विड था, between the between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus, cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus, nucleus हो या कहाँ करता था, बिटवीन द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म क्या होता था, लिक्विड, एंड द न्यूक्लियस। अच्छा, उनके बीच में तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स ये सब हो गए, उनके बीच में ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बहुत सारे रीजन्स में, या बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बीच। ठीक है। The endoplasmic reticulum also functions as cytoplasmic framework, providing a surface। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, the endoplasmic reticulum also functions as cytoplasmic framework, providing providing a surface for some of the biochemical activity of cells in a liver cell of the group of animals called vertebra। अच्छा, vertebra क्या बोला है, vertebrates। The endoplasmic reticulum also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for the biochemical activity of the cell। अच्छा, पहले तो बोला है क्या कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक रीजन है, उसमें जो केमिकल रिएक्शंस के लिए वो जगह प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रीजन उसी में होता था, मतलब इन ए लिवर सेल, और बोला गया क्या कि इन ए लिवर सेल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टेब्रेट्स साउथ इंडोप्लाज्मिक प्लेज ए क्रूशियल रोल और डिटॉक्सिफाइंग, इतना इतना।
और यहाँ पे बताया गया कि जैसे लिवर सेल्स ये सब में जो वर्टेब्रेट्स ये सब होता है, उसमें साउथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या करता था, तो डिटॉक्सिफाइंग करता था जो भी पॉइजन्स या ड्रग्स ये सब जो मतलब है, वो सबको बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी, तो वो सबको बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाइंग करने के लिए हम लोग साउथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले करता है रोल। ये प्लांट सेल का एग्जाम्पल फोटो है। प्लांट सेल में क्या क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है लाइसोसम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता था, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियर इन्वेलर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडजेसेंट सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट तो इसमें भी तभी था। गोल्गी एपरेटस क्या होता था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिए, वो ट्रांसपोर्टेटिंग के लिए मेनली काम करता था। गोल्गी एपरेटस क्या होता है? गोल्गी एपरेटस, the Golgi apparatus, first described by Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vesicles, flattened sacs arranged approximately parallel to each other in stalks called cisternae. यहाँ पे क्या बताया गया है ना कि गोल्गी अपरेटस है, जो कैमेलियो गोल्गी द्वारा मतलब खोजा गया था, सबसे पहले बताया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। और ये एक सिस्टम मतलब कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को मतलब ये डिफाइन किया जाता है, कंसिस्ट करता रहता है, जिसको हम लोग फ्लैटरेंट सेक्स करने के मतलब क्या, चपटा सपाट थैली की तरह इसका फोटो मतलब दिखेगा, रहता है ये जनरली। और कैसे ये अरेंज होता है, तो पैरेलल होता है एक दूसरे को, ये पैरेलल्स मतलब रखा रहता है बॉक्स सभी सिस्टर में। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टर में। These membranes have often मतलब अक्सर, these membranes often have connection with the membranes of ER and therefore constitute of another portion of a complex cellular membrane system. यहाँ पे क्या बताया गया कि ये सारे जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, सब आपस में एक दूसरे मेम्ब्रेन से कनेक्शन करते हैं, किससे, तो ईआर के थ्रू, एंड देयरफॉर constitutes another portion of a complex cellular membrane system, इसीलिए इन लोग का कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम हो जाता है। These materials, color change it. These materials These materials have synthesized near the endoplasmic packet and displaced to various targets inside and outside of the cell of the Golgi apparatus. Its functions includes the storage, modification and packaging of the product in the vesicles. इसका क्या क्या फंक्शंस होता है, तो यही फंक्शंस होता है। इसका क्या क्या फंक्शंस होता है, स्टोरेज के लिए, मॉडिफिकेशंस के लिए, पैकेजिंग के लिए, ठीक है, इसका गोल्गी एपरेटस का।
कहाँ से जाता है? द थ्रू द गोल्गी apparatus, यहाँ पे लिखा है ना क्या कि द मटेरियल सिंथेसाइज्ड, मतलब जो भी मतलब सामान को सिंथेसाइज किया जाता था, ले जाना रहता था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पैक करता था, इस पैकेट एंड डिस्पैचेड टू वेरियस टारगेट्स। पैकेजिंग और डिस्पैचिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो वेरियस, अरे भाई इतना कैसे? Packaging and dispatched to various targets inside and outside of the cell through the Golgi apparatus। हम लोग किसके सहायता से मतलब पैकेजिंग डिस्पैचिंग करते हैं? तो गोल्गी apparatus के सहायता से करते हैं। और इसका फंक्शंस क्या होता है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग का काम होता है और ट्रांसपोर्टिंग का उसका होता था। ये पैक करके रेडी कर देगा। In some cases, complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus। यहाँ पे बता रहा है कि कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स सुगर्स को बनाया जा सकता है सिंपल सुगर्स में गोल्गी apparatus की सहायता से। The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes। ठीक है, तो गोल्गी apparatus है जो लाइसोसोम्स के फॉर्मेशंस में भी रहता है। कैमेलियो गोल्गी, इनके बारे में मतलब कुछ बताया गया कि कैमेलियो गोल्गी कौन है, क्या है? कैमेलियो गोल्गी डिस्क्राइब किए थे, गोल्गी अपरेटस के बारे में बताए थे। इन्हीं के नाम पे रखा गया गोल्गी। कैमिलो गोल्गी was born at Cortino near Brescia in 1843। रीड करते हैं, बस रीड आउट। Camillo Gorgi was born at Cortino near Brescia in 1843. He studied medical at University of Pavia. After graduating in 1865, he continued to work in Pavia at the Hospital of Saint Matteo. At the time most of his invest, investigations were concerned with the nervous system. In 1872, he accepted the post of chief medica officers at hospitals for the chronically sick at every Abriegesto. He first started his investigations into his nervous system in a little kitchen of his hospitals, which he had converted into a laboratory. However, the work of the greatest importance which Golgi carried was a revolutionary method staining staining individual nerves and cell structures. This method is referred to as a black reaction. This method used a weak solution of silver nitrate and particularly valuable in tracing the process of the most delicate ramifications of cells. Although his life he continued to work on these little lines, modifying and improving this technique. Golgi received the highest honors and awards in recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Ramiro Cajal of the work of structures of nervous system। That's all। इसका हिंदी वाक्य देख लेंगे। कंसर्नेड मतलब होता है क्या? चिंतित। क्रॉनिकल सिक्स मतलब लंबे समय तक बीमार। उसके बाद स्टेनिंग मतलब धुंधला जाना। रेमिफिकेशन अक्सर, इसका चलो हिंदी कर ही लेते हैं। कैमियो गोल्गी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कॉर्ट्रिनो जो कि बर्सिया के बगल में है, वहाँ 1843 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये अपना पढ़ाई लिखाई मेडिकल
मेडिसिन मतलब ही स्टडी मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में पढ़े थे। कौन सी यूनिवर्सिटी थे? पेविया यूनिवर्सिटी थे। उसके बाद ग्रेजुएटिंग किए थे 1865 के बाद। उसके बाद ये अपना काम करने के लिए पेविया चले जाते हैं हॉस्पिटल्स में, सेंट मेडियो में। और वहाँ मतलब कुछ लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उनको कुछ चिंताएं सताने लगती है, तो उनके बारे में भी खोज करते हैं। और फिर 1872 में ये एक पोस्ट मतलब ऑफ चीफ मेडिका ऑफिसर बनते हैं उस हॉस्पिटल का। और उसके बाद इनको लंबे समय तक बीमारियां होती है। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अपने छोटे से किचन में उस हॉस्पिटल में। उसके बाद ये लेबोरेटरी कन्वर्टेड इनटू लेबोरेटरी, उस किचन को ये लेबोरेटरी बना देते हैं अपने हॉस्पिटल को, उस छोटे से किचन को। उसके बाद ये बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस विच मतलब सबसे बड़ा मतलब खोज देते हैं गोल्गी apparatus के बारे में बताते हैं। स्टेनिंग कहते हैं कैसे धुंधला मतलब उसके बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, नर्व से रिलेटेड कैसे क्या है उसके बारे में कुछ बताते हैं। उसका लिखा है क्या कि दिस मेथड इज रेफर्ड टू एज ए ब्लैक रिएक्शन। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्लैक रिएक्शन। मान लेते एग्जाम सेशन में पूछा जाएगा इस मेथड्स को क्या कहाँ पे बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन किसको? तो गोल्गी स्टेनिंग इंडिविजुअल टर्म्स इन सेल स्ट्रक्चर, ये सारे सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। दिस मेथड बिग सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर नाइट्रेट को और ट्रेसिंग को प्रोसेस को डेलीकेट करते हैं इस सेल को। ठीक है। एल तो इस उसके बाद इनका जो लाइफ होता था, काम होता था, सब मॉडिफाइंग करते हैं, इम्प्रूविंग करते हैं टेक्निक्स को। फिर गोल्गी है जो रिसीव करते हैं, मतलब इसके चलते उसको बहुत बड़ा इनको इनाम मिलता है और अपने काम के लिए फिर जाने जाते हैं। और इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1906 में। बस इतना ज़्यादा हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है। Lysosomes. Structurally, lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. जो lysosomes है, structurally lysosomes are membrane-bound sacs। जो स्ट्रक्चरली हम लोग लाइसोसोम्स को देखेंगे तो मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स मतलब क्या हुआ? थैला है जो कि डाइजेस्टिव इंजाइम से भरा होता है। डाइजेस्टिव इंजाइम कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे उसमें पचाने का मतलब बहुत सारा इंजाइम से कैटलिस्ट है, मतलब कोई भी खाना वाना आएगा तो सुसाइडल बैग इसी को बोलते हैं हम लोग। These enzymes are made up of RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये enzymes क्या होता था? बना होता है। किसके अंदर होता है? तो लाइसोसोम्स के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स कहने का मतलब क्या है? लाइसोसोम्स के अंदर में मान लेते हैं सारा रहेगा। लाइसोसोम्स आर दीज कलर चेंज। लाइसोस Lysosomes are a kind of a waste disposal system of cell. This helps to this helps to keep the cell to clean the digestive and foreign materials as well as worn out cell organelles. Foreign material entering the cell। कहने का मतलब क्या हुआ? जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स है lysosomes a kind of a waste disposal system of the system. This helps to keep the clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosomes, which break complex substances into simpler substances। यहाँ पे बताया गया है क्या?
such as bacteria or a food web or organelles, lysosomes which break complex substances into simpler substances. मतलब इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है यार, क्या सोच रहे हैं हम अभी दूसरा चीज। ओह, जो करना करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसमें क्या करना थे। देखो ये हम लोग को किस चीज़ को हेल्प करता है, तो डाइजेस्टिंग जो हम लोग करते हैं और बाहर से जो भी कोई मटेरियल लाते हैं उसको क्लीन करने का काम करता था। ठीक है, कौन, तो लाइसोसोम्स ही हम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, फॉर रीजन entering the cell such as bacteria or a food as well as old organelles end up in the lysosomes which are break complex substances into simpler substances। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जिसका यही है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता था। फ्रोजन मटेरियल्स कहने का मतलब क्या, जैसे अगर बैक्टीरिया आया या कोई भी फूड हम लोग लिए या भी कोई भी ओल्ड ऑर्गेनिल्स है जो कि वहाँ पे खत्म हो गया है, इंडप हो गया है किसके अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर, तो उसको हम लोग जो लाइसोसोम्स है जो मतलब हेल्प करता है ब्रेक करने के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंसेस में। लाइसोसोम्स आर lysosomes are able to, क्या है एबल, किस चीज को एबल टू डू दिस, बिकॉज मतलब इस करने के लिए क्षमता इसको होता है क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम्स केपेबल होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस during the disturbance in the cellular metabolism, for example the cells gets during the disturbance of cellular metabolism, for example when the cells gets damaged, lysosomes may burst and the, अच्छा जब भी देखेगा कि उस तरह की स्थिति आता है तो लाइसोसोम्स क्या करता था, ब्रस्ट कर देता था एंजाइम्स, फिर क्या करता है उसका डाइजेस्ट कर लेता है इन देयर ओन सेल्स। देयरफॉर द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम्स को क्या बोलते थे, कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होता था उनको मेटाबॉलिज्म में, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, तब वो सेल्स होता था वो क्या करता था, डैमेज अगर होता था तो खुद को ब्लास्ट कर लेता था फिर उसको पचा लेता था, इसी के कारण इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी हम लोग बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया powerhouse of the cell। mitochondria have two membrane covering। जो mitochondria है वो टू मेम्ब्रेन कवरिंग है, कौन, तो माइटोकॉन्ड्रिया। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस while the inner membrane is deeply folded। जो बाहर का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा पोरस तरह का दिखता है, छिद्रपूर्ण, मतलब छोटा 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 छेद जैसा रहेगा, और अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है वो थोड़ा फोल्डेड जैसा दिखेगा। These folded increase the surface area for ATP generating chemical reactions। जो अंदर में जो फोल्डेड एरिया होता है वो एटीपी मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए काम करता था। किसके लिए, तो एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस को जनरेट करते हुए। ठीक है, जो फोल्ड्स होता है फोल्ड्स के कारण हम लोग को सरफेस एरिया बढ़ता है जो कि एटीपी जनरेटिंग के लिए रहता है केमिकल रिएक्शंस में। द एनर्जी required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। कहने का मतलब क्या हुआ,
एटीपी का फुल फॉर्म क्या है वो पहले, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है इसका फुल फॉर्म, एडिनोट्राइसाइफ एटीपी। यहाँ पे बोला गया क्या कि जो एनर्जी दी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ रिलीज माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो भी एनर्जी हम लोग को केमिकल एक्टिविटीज के दौरान मिलता है, हम लोग को लाइफ को रहने के लिए जरूरत है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी के फॉर्म में हम लोग को मिलता है। एटीपी इज नोन एज, एटीपी है जो क्या है, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स हम लोग को क्या है, तो कौन है, एटीपी ही है। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन आंसर आ गया नहीं। The body uses energy stored in ATP for making new chemicals compounds for mechanical work। जो हम लोग का बॉडी होता है जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है और न्यू केमिकल्स कंपाउंड्स को बनाता है और मैकेनिकल वर्क। नेक्स्ट में लिखा है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स है जो कि सेंस करता है और अपने उसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, दियर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। Mitochondria are able to make some of their own proteins। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद का प्रोटीन होता है, मतलब खुद को प्रोटीन वो बना सकता है, एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, वो खुद के लिए अपना प्रोटीन बना सकता है। तो इसको कल करेंगे, अब खत्म कर दें। हम्म, कल इसको रिवाइज करके अच्छे से करेंगे, आज ही करेंगे नहीं तो शाम को।